हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल सांडलिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं। अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो अपनी पढ़ाई को सेटिस्फैक्शन लेवल पर लेके आइए, अपने एफर्ट्स को जो है अच्छे लेवल पर लेके आइए ताकि आपका सिलेक्शन हो। फाइनली तो सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। जो आपने पढ़ाई की है, जितना भी कोर्स वगैरह किए हैं, वो सारे आप किस लिए कर रहे हैं? वो किस लिए ताकि आपको एक जॉब मिल जाए। तो फाइनली आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर भी लेके आइए जिस लेवल पर आपको एक जॉब भी मिल जाए। ठीक है। उन डिग्रियों को रख के उसमें अलमारी में रखे रहने का कोई फायदा नहीं है। आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ख़ास तौर से केवीएस पीआरटी में तो वो सिलेबस में दिए हुए हैं, केवीएस पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा डीएसएसबी के लिए भी वो हेल्पफुल होंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन होंगे वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है पूरी क्लास को देखें, पूरे इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा फायदा इसका मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग आर्टिकल। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 31, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22A, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 31A। अनुच्छेद 31, 22 का 22A और 31A। तो आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? 86th अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। और 86th अमेंडमेंट 2000, बताइए कौन से में किया गया था? ये आपके लिए टास्क है, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं तो आपकी तैयारी डाउन चल रही है। ठीक है, ये आपके लिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद उस आर्टिकल में कई चीज़ें की गई थी। पहला तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। उसके बाद डीपीएसपी के 45A को चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ फंडामेंटल राइट में ले आए हैं। पहले ये वहाँ पे होता था। यहाँ पर लिख दिया गया कि 0 से 6 साल के बच्चों को स्टेट की ड्यूटी है कि भाई उसको एजुकेशन और फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र की जाए। ठीक है। और उसके बाद 51 में 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी आर्टिकल 51 में, और कहा गया था कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर भी निकल गया और हमने इसको थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर ली। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये किससे बिलोंग करता है? पहले तो ये समझना चाहिए कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो है उससे संबंधित है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अक्सर हम मौलिक अधिकारों को जब पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हम आर्टिकल 14 से करते हैं, लेकिन पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक चलता है। तो हमारा डी सही आंसर हो गया। ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया डील्स विद ऑफ, किसके साथ ये डील करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, ये तो एक्सप्लोटेशन वाला एरिया हो गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ये हो सकता है। अब वही अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। उसके बाद नन ऑफ द, ये तो कटेगा क्योंकि हो सकता है ये हो, लेकिन हमें आंसर मिल गया है। आर्टिकल जो 30 है वो बिलोंग करता है किससे? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है। आर्टिकल 29 और 23, सॉरी, ये दोनों इससे रिलेटेड है। तो इसमें थर्ड आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया आर्टिकल 29, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। 2002 आ गया भाई आंसर आपका। ठीक है, 2002 में जो यार राइट टू एजुकेशन पास किया गया था, ये सोसाइटी के कौन से एज ग्रुप को जो है हेल्प करने के लिए किया गया था? ऑल अडल्ट हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, सभी वयस्क जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन, जो कि तकनीक शिक्षा में रुचि रखते हैं। कॉलेज गोइंग टीनेजर, कॉलेज जाने वाले टीनेजर की। चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के। तो हमारा डी आंसर हो गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1 to 8। ठीक है, तो इस एजुकेशन को देने के लिए ये पारित किया गया था। तो आंसर हमें मिल गया है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 359 डज नॉट एक्चुअली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 वास्तव में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं करता है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 20 और 21 केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 और 29 जो है वो प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। 20 और 21 जो है वो नहीं प्रतिबंधित किए जा सकते। तो इनमें से वाक्य सही है तो 2 काट दीजिए, ये काट दीजिए। उसके बाद कहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 जो है वो वास्तव में किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं करता है। बिल्कुल, ये आर्टिकल 59 जो है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं करता है। तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, मौलिक अधिकारों को के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई जाती है, बाकी चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिटीजन राइट आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय हुम। नागरिक अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ठीक है, देखिए नेचर के द्वारा तो कुछ नेचुरल राइट है, जैसे फ्रीडम है, वो सारी चीजें नेचुरल राइट है। गॉड के द्वारा, स्टेट के द्वारा या पीपल के द्वारा? तो लोगों के द्वारा तो नहीं दिए जाते, सिटीजन के राइट दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा। हमारा सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय रेडिएशन विच आर मेनली। पृथ्वी का वायुमंडल उन विकिरणों से गर्म होता है जो मुख्यतः कहाँ से आते हैं? रेडिएटेड बाय द सन, जो कि सन द्वारा विकिरणित होते हैं, या री रेडिएटेड बाय लैंड, जो भूमि द्वारा पुनः विकिरणित होते हैं। री रेडिएटेड बाय द वाटर, पानी के द्वारा री रेडिएट होते हैं, या री रेडिएटेड बाय लैंड एंड वाटर बोथ। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, अक्सर हमने देखा है। पहले तो ये समझे कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ का है वो इसकी ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, गैसेस जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होते थे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, तब उस दौरान ये गैसेस निकली थी। तो इन गैसेस को हमारी ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसकी वजह से होल्ड किया हुआ है। इसी वजह से चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/10 है। ठीक है, तो चांद पे, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी के द्वारा की वजह से है, और ज़्यादातर एयर हमारी अर्थ के पास है। अब बात आती है कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसे गर्म होता है। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो जब सूरज की किरणें एंटर करती है, तो जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट होती है, जैसे सन है, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट जो बॉडीज होती है, उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो दूर तक जा सकते हैं, पेनिट्रेट भी करते हैं। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, और अर्थ से टकराते हैं, तो अर्थ इसको ऑब्जॉर्व करती है। और अर्थ जब गर्म होती है तो अर्थ इतनी गर्म नहीं हो पाती जितना सन है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर वाले हैं, सन जो है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, लो टेम्परेचर रहता है। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि लो टेम्परेचर वाली होती है, तो उससे जो रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है, वो रेडिएशन होते हैं लॉन्ग वेवलेंथ के। ठीक है, ये लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन जो सन से आए थे, किसी ने नहीं रोके, ये एटमॉस्फेयर में किसी के द्वारा नहीं रुकते और अर्थ तक पहुंच जाते हैं।
लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के जो रेडिएशन है ये ट्रैप हो जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो ऊपर से गर्म नहीं होता, नीचे से गर्म होता है। इसी वजह से हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों में तो हमें ठंड फील होती है, जबकि नीचे की तरफ मैदानी एरिया में गर्मी फील होती है। तो रेडिएटेड बाय द सन ये तो नहीं, हमने अभी बताया, वो तो एंटर कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। री रेडिएटेड बाय लैंड ये हो सकता है, री रेडिएटेड बाय वाटर ये भी हो सकता है। दोनों हो गए पानी और भूमि द्वारा पुनः विकिरणित। ठीक है, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो जमीन के द्वारा और पानी के द्वारा री रेडिएट होते हैं, उनसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ देर वर नो एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी व्हाट। अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होगा। देखिए वायुमंडल जो अर्थ का है उसकी वजह से ही तो हमें हीटिंग हो रही है। तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट। दिन के दौरान वृद्धि करेगा, रात के दौरान कमी करेगा। बी अनअफेक्टेड। तो हाँ देखिए यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ की जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये गैसेज क्या करती हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं अर्थ से री रेडिएट होते हैं, उनको ट्रैप करके रखती है, और इसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो हैबिटेबल है, यानी कि रहने योग्य है। अदरवाइज हम -18 -15 इतना टेम्परेचर हमारा हो जाता अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। चलिए, देर वर नो एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ, ये तो हो गया। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज कन्वर्टेड टू ओजोन। अगर सारी की सारी देखिए ऑक्सीजन जो है वो के दो जो है रूप दिखाई देते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। एक O2 जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, एक O3 जिसे कहते हैं ओजोन। O2 तो वैसे आपने देखा है ट्रोपोस्फेयर में, ये तो लिविंग लाइफ गिविंग गैस है। लेकिन O3 जो है वो एटमॉस्फेयर, जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ चले तो पहली तो लेयर जो मिलती है वो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे कहते हैं समताप मंडल, नहीं सॉरी शोभ मंडल। शोभ मंडल, तो मौसम संबंधी सारी की सारी चीजें जो है वो शोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे बिजली चमकना, तूफान आना, बारिश होना, सब कुछ यहीं पे होता है, बादल वगैरह। उसके ऊपर वाली जो एटमॉस्फेयर है वो शांत लेयर है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर को कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। इस समताप मंडल में एक गैस होती है जिसको कहते हैं O3। ये गैस हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आते हैं उन उनको ट्रैप कर लेती है ये, और अर्थ तक नहीं आने देती। ये रेडिएशन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, और बाकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी, जिसकी वजह से ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी बीमारी हो जाती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है, वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाते हैं और एनिमल्स को भी। तो ये रेडिएशंस, अगर ये कह रहा है कि अगर सारी की सारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए ओजोन में, ठीक है, तो वो ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से तो बनाती है, यहाँ हम ये सोचेंगे। लेकिन हमें जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी गैस ऐसी होती है जो कि जरूरी है और वो ना रहे, कहते जैसे आप किसी जगह पर हैं और वहाँ धुआं हो जाए तो वो सारी ऑक्सीजन जो है CO2 में कन्वर्ट हो गई, तो ऐसी गैस गैस जहरीली हो जाती है। वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, हम और ज़्यादा संरक्षित हो जाएंगे। इट विल बिकम पॉइजनस एंड, देखिए जितनी ओजोन है उतनी काफ़ी है, ज़्यादा ओजोन की जरूरत नहीं है। इट विल बिकम, देखिए और इसने कहा कि पर्यावरण में मौजूद सभी ऑक्सीजन, हमें तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन चाहिए है ना, सारी जगह ओजोन की जरूरत थोड़ी है। इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म, ये ठीक रहेगा, ये जहरीली हो जाएगी। ऐसी गैस जिसमें ऑक्सीजन कम होती है उसको जहरीली कहते हैं। ओजोन इज नॉट स्टेबल हैंस इट विल बी टॉक्सिक। ओजोन स्थिर नहीं है इसलिए वह जहरीला होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। इट विल बी हार्मफुल, इट विल हेल्प सन रेडिएशन टू रीच अर्थ, ये तो उल्टा हो गया। सन के रेडिएशन को, विकिरणों को धरती तक पहुंचने में मदद करेगी, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट आर फाउंड इन एटमोस्फेयर आर, कौन सी दो फॉर्म है एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की जो कि मिलती है। वाटर एंड ओजोन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही हो गया। ओजोन और O2 दो फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, जो कि दोनों ही यूजफुल है किसी न किसी पर तरीके से। ठीक है, तो
सेशन अच्छा चल रहा है। तो अब आप सभी अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको चीज़ें पसंद आ रही है, रेगुलर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि 50% बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ। बेल आइकन से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको रेगुलरिटी बनने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप खुद से अगर रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी बनाने के लिए हमारे साथ क्लासेस जो करते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, और आपको इम्पेटस मिलेगा एक तरह से कि क्लासेस आ रही है तो थोड़ा हम कर लें। उसके बाद आप हमें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर, हमारे यूट्यूब चैनल जो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसमें आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ये सारी डाली जाती हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन, बाकी चीज़ें वहाँ पर हेल्प की जाती है। उसके बाद फेसबुक, आप हमारे चैनल के पेज पे जाके देखिए, आपको वहाँ पर फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, जिसे आजकल मेटा कहते हैं। ठीक है, तो आप आपको ये हेल्प करेगा, तो आप सभी जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को, और बाकी लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक कीजिए अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है, और इसके साथ साथ आप इसको दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जो आपके दोस्त आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं और इकट्ठे मिलके क्लास की तरह, वर्चुअल क्लास की तरह यहाँ पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एक गैस है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिलती है, 78% जो है ये मिलती है। तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली पौधों को अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो इसको फिक्स कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में जमीन के अंदर। तो ये जो जीवाणु है द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती। देखिए, ऑक्सीजन जो है, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नहीं काम कर पाते, इसलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट बाय whom। देखिए, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को, अणुओं को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जैविक प्रक्रिया द्वारा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये तो यही आंसर है, मुझे सही लग रहा है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सिंग, कार्बन फिक्सिंग से नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगी, ये तो गलत हो गया। एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये देखिए, ये इंडस्ट्रीज की तरफ से नहीं है, ये असल में हमें एटमॉस्फेयर को पढ़ना है। उसके बाद अदर प्लांट्स यूज्ड एज सीरियल क्रॉप्स इन द, सीरियल क्रॉप्स नहीं, हम लेग्यूम प्लांट्स और पल्सेज वाले प्लांट्स की बात होती तो ठीक होता, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। तो ये अमोनिया गैस यहाँ आप देख रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो कि जो सूरज से आई रेडिएशन से, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और अर्थ में से टकरा कर यहाँ एब्जॉर्प्शन होने के बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन जो निकलते हैं, उनको ट्रैप करके रखती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। तो ऐसी गैसेस को हम कहते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस में, और दूसरे नंबर पर मीथेन का होता है, CH4 जिसे कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये लकड़ी वगैरह को, या हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोल वगैरह, इनको जलाने से निकलती है। CH4 जो है दलदली एरिया में चीज़ें सड़ती है वहाँ से निकलती है, या फिर जो मवेशी जानवर हैं, कटल्स हैं, उनके पेट से भी ये निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए यहाँ पर सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करके जाइए, और अपने कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो KVS PRT का कोर्स अवेलेबल है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड करके
ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी के पीआरटी की कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी है और अलग अलग भी है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल पार्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो जनरल पार्ट जो डीएसएसबी है सेम सिलेबस है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। कोर्स की नई क्लासेज आ रही हैं, उन कोर्स की नई क्लासेज को जो बच्चे एनरोल हैं उनको करते रहें। इसके बाद गूगल फॉर्म का एक शेड्यूल दे दिया गया है, उस गूगल फॉर्म के शेड्यूल को फॉलो करें। ठीक है, इस वीक जो है ईवीएस की क्लासेस ही ज़्यादा कोर्स में आने वाली है। नेक्स्ट वीक से साइंस की क्लासेस ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो साइंस पे फोकस हो जाएगा। ईवीएस की को जो है ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद साइंस पे फोकस हो जाएगा। तो आप सभी तैयारी करते रहें। अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आपके लिए बेस्ट चांसेस यही हैं कि अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। ठीक है, ये आपके लिए इसको पॉजिटिव तरीके से लें कि अगर 4 महीने पहले आ जाती तो शायद आपकी जो तैयारी आ जाए उतनी ना होती, या 8 महीने पहले आ जाती तो शायद इतनी तैयारी ना होती। वैकेंसी सभी की आने वाली है, देखिए केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, डीएसएसबी की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस होगा, तैयारी के साथ आप मौजूद मिलेंगे जब वैकेंसी आएगी, है ना। तो ये इसको पॉजिटिव ले, ये मान लीजिए आपकी किस्मत आपके साथ है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। किस्मत जो है वो मेहनती का ही साथ देती है, ध्यान रखना। मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत साथ नहीं देगी। किस्मत का रोल 1% 2% इतना ही होता है, लेकिन वो किस्मत फिर काम करती है अगर मेहनत करती है, अदरवाइज उस किस्मत का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।